हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहने को तो रमा का परिवार भरा पूरा था, लेकिन इस मोबाइल के चलते एक ही छत के नीचे रहने के बाद भी कोई एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं करता था। सभी अपने मोबाइल में व्यस्त रहा करते, जिसकी वजह से रमा घर के इतने लोगों के बीच भी खुद को अकेला महसूस करती। ऐसे ही एक दिन रमा अपने कमरे में अकेले लेटी हुई थी और खुद से बोलती है, क्या हो गया है इन लोगों को? जब से मोबाइल आया है, लोग अपनों को छोड़कर ज्यादा मोबाइल के करीब रहने लगे हैं। एक हमारा समय था जब लोग छोटी छोटी बात के लिए घर चले आते थे, लेकिन अब दूर दूर से चेहरे देखकर बात हो जाती है। घर में कितना समय हो गया है, कोई भी रिश्तेदार मिलने नहीं आया है और ना ही हम कहीं जा पा रहे हैं। जो बात करनी होती है बस फोन से हो जाती है। रमा खुद से बातें कर रही थी कि तभी अचानक से रमा का बेटा रमन आता है और उसको खुद से बातें करता देखकर बोलता है, क्या हुआ माँ? आप खुद से क्या बात कर रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है, लेकिन इस पूरे घर में ये बुढ़िया अकेली है जो एक कमरे में बैठकर बस खुद से बातें करती है। नहीं माँ, आप मुझे बताओ क्या बात है? बेटा, घर में जब से फोन आया है तब से। रमा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रमन के फोन पर कॉल आता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। रमन के जाते ही रमा खुद से कहती है, लो, क्या बात करूं मैं इससे? फोन की 1 घंटी बजी और अपनी माँ की बात सुने बिना ही उठकर चला गया। इस मोबाइल ने तो हमारे बच्चों को ही पराया कर दिया, क्या कर सकते हैं। रमा खुद से बातें करते करते बाहर जाकर बैठ जाती है और अपने पूरे परिवार को बैठकर फोन चलाते देखकर अब वो किसी से उम्मीद नहीं रखा करती कि कोई भी उससे बात करने आएगा। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन रमा की पड़ोसन विमला आती है। रमा, कहाँ है तू? हाँ बोल, यही हूँ। बता यहाँ कैसे आ गई? नहीं, ऐसा कोई खास काम नहीं है, मैं तो बस तुझसे मिलने आई हूँ। आज मेरी याद कैसे? तू भी नहीं आ रही थी। मुझे तो लगा कि तुझे भी मोबाइल मिल गया है और तू भी मोबाइल में लगी होगी। अरे कहाँ, मुझे कहाँ मोबाइल चलाना आता है। मुझे तो सबके साथ बैठकर खाने में बातें करने में मजा आता है। पर आजकल ऐसा जमाना नहीं रहा विमला। आजकल मोबाइल का जमाना है जो 2 सेकंड में तेरे सभी काम करके दे देगा। बात तो तू सही कह रही है। मेरे घर में मुझसे कोई बात ही नहीं करता। मेरे तो पोते को भी मोबाइल दे दिया है। न जाने कब आखिरी बार उससे बात की होगी मैंने। हमारा ही वक्त अच्छा था विमला। घर में सभी लोग बैठा करते थे और आपस में बातें किया करते थे, लेकिन जब से ये मोबाइल नाम की बला आई है तब से ना जाने लोगों को क्या हो गया है। मेरी बहू भी मोबाइल में लगी रहती है। अगर उसको कहीं जाने को बोल दूं तो बिना मोबाइल के हिल नहीं सकती वो। पता नहीं ऐसा क्या है मोबाइल में। ले, तुझसे बात करते करते तो मैं तेरे लिए चाय मंगवाना ही भूल गई। तू रुक। रमा अपनी बहू कोमल को आवाज लगाती है और उसको चाय लेकर आने की कहती है। कुछ देर बाद कोमल एक हाथ में चाय और दूसरे हाथ में मोबाइल चलाते हुए आ रही थी कि तभी अचानक कोमल का पैर फिसल जाता है और सारी गर्मा गर्म चाय रमा के ऊपर गिर जाती है और कोमल चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, मेरा मोबाइल! विमला कोमल की बात सुनकर हैरान हो जाती है और कोमल पर गुस्सा करते हुए कहती है, बहू, तुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? यहाँ तेरी सास पर गर्मा गर्म चाय गिर गई और तुझे अपने मोबाइल की चिंता है। आंटी जी, माँ जी तो मलहम और दवाई से ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगर मेरा फोन टूट गया तो मेरा बहुत खर्चा हो जाएगा। अरे जाने दे विमला, इन लोगों को मोबाइल का भूत चढ़ा है। जब ये भूत उतर जाएगा इनको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि परिवार जरूरी है, ना कि मोबाइल। अरे पर इसको कुछ बोल तो तू, इसकी सास है। मैंने कहा ना जाने दे। बहू, तू जा अपना काम कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमा की बात सुनकर कोमल अपना फोन चलाते चलाते रसोई में चली जाती है। उसके कुछ देर बाद विमला भी अपने घर चली आती है और रमा अपने कमरे में कपड़े बदलने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन रविवार के दिन रमा हॉल में बैठी थी। तभी उसका पोता चिंटू हाथ में मोबाइल लेकर आता है और अपनी दादी को धक्का देते हुए बोलता है, दादी, आप थोड़ा सा साइड हो जाओ, मुझे भी बैठना है। अरे बेटा, अपनी नजरें फोन से हटा और देख तेरे आगे कितनी जगह है। वैसे आज तो अपनी दादी के पास बैठने कैसे आ गया? कुछ नहीं दादी, माँ ना कमरे में रील्स बना रही है और मैं ना गेम खेल रहा था, जिसके कारण ना उन्होंने मुझे डांटा और कमरे से बाहर भगा दिया। अच्छा चल, कोई बात नहीं, तू अपना फोन रख दे। अब हम दोनों दादी पोता आँख मिचोली खेलते हैं।
वरना मैं तुझे परियों की कहानी सुनाती हूँ। नहीं दादी, मुझे आपके साथ ना नहीं खेलना है और ना ही कोई कहानी सुननी है। मेरे पास ना मोबाइल है, मोबाइल में सब कुछ आता है, मैं वहाँ से सुन लूंगा। और मोबाइल में ना नई नई कहानी भी आती है, लेकिन आप तो पुरानी सुनाओगी ना। और फोन में ना बहुत सारे गेम भी होते हैं। चिंटू रमा की बिल्कुल नहीं सुनता और ये सब देखकर रमा को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही समय बीतता है और सभी साथ रहते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं करते और रमा को अकेलापन महसूस होता। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन सभी खाना खाने की जगह ज्यादा मोबाइल चला रहे थे। तभी रमा कहती है, बहू, फोन से थोड़ा बाहर निकल कर देख कि कोई भी खाना नहीं खा रहा है। माँ जी सभी के हाथ हैं, वो खुद भी निकाल कर ले लेंगे। आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको पता है ना, मेरे रील्स पर 10 के व्यू हो गए हैं। हम तो खुद खा लेंगे, लेकिन अपने बेटे को तो देख, उनकी तुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं होती क्या? उसको तो खाना खिला दे। माँ जी, चिंटू मेरा ही बेटा नहीं, बल्कि आपका और आपके बेटे का भी कुछ लगता है। मैं ही हमेशा क्यों करूँ? कैसी माँ है तू? मोबाइल के चक्कर में उसको माँ का प्यार देना ही भूल गई। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारा ये बेटा तुम्हारे साथ बुरा करेगा। माँ जी, अगर आपको ज्यादा ही तकलीफ हो रही है तो आप एक काम करो, आप रमन जी से बोल दो, चिंटू को खिला देंगे, क्योंकि मैं तो नहीं करने वाली हूँ ये सब। रमा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खाना खाने लगती है। बीच बीच में कोमल से कभी चावल तो कभी दाल मांगकर परेशान करने लगती है। बार बार रमा के इस बर्ताव से कोमल परेशान हो जाती है। क्या है माँ जी, आपने तो बिल्कुल हद कर दिया है। आप सभी चीजें एक बार में नहीं कर सकती हो क्या? बार बार चीजें मांगकर परेशान कर रही हो। आप देख रही हो कि मैं मोबाइल में कुछ काम कर रही हूँ, फिर भी बार बार परेशान करे जा रही हो। कोमल रमा को बहुत सुनाने लगती है। कोमल की बात सुनकर रमा को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रमा की आंखों में आंसू देखकर रमन को बहुत बुरा लगता है और वो कोमल को एक खींच के थप्पड़ जड़ देता है। ये मेरी माँ है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उल्टा सुनाने की? थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल रखकर उनकी बात तो सुन सकती हो। बेटा, तूने बहू को थप्पड़ इसीलिए मारा कि वो मोबाइल चला रही थी। तू खुद के गालों पर भी थप्पड़ मार, क्योंकि तूने ही सबको मोबाइल ला कर दिया है। तेरी ही वजह से सबको आदत लगी है। जब हमारे घर में मोबाइल नहीं था तो हम लोग साथ बैठकर खाया करते थे, लेकिन अब ये हालत है। पर माँ क्या? तेरी बीवी तो छोड़, तूने अपने इस 6 साल के बच्चे को फोन देकर बर्बाद कर दिया है। इस उम्र के बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, लेकिन ये घर पर ही रहता है। तूने कभी मुझसे आकर बात की है? नहीं ना, फिर बहू को क्यों मारा? रमा की बात को सुनकर उनको अपनी गलती का एहसास होता है कि मोबाइल के चक्कर में वो अपने घर की छोटी छोटी खुशियाँ खो चुके हैं। वो सभी रमा से माफी मांगते हैं और फोन साइड में रखकर सभी मिलकर खाना खाते हैं और आगे से अपने परिवार के साथ कुछ पल गुजारने के बाद ही अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। आशिमा रोते हुए अपने घर आती है और आने के बाद अपनी माँ को जबरदस्ती गले से लगाकर रोते हुए कहती है, हाय माँ, देखो ना क्या हो गया। अब मैं जीना नहीं चाहती, मर जाने दो मुझे रोकना मत। अरे क्या हो गया और ऐसे क्यों रो रही है? सच बता, तू कॉलेज में फिर से फेल हो गई है ना? यही सच है ना? आपको कैसे पता कि मैं फेल हो गई? बेटी, मैं तेरी माँ हूँ। मैं तुझे और तेरे मगरमच्छ के आंसुओं को अच्छी तरह से समझती हूँ और मुझे पता था तुझसे पढ़ाई तो होने से रही, इसलिए मैंने तेरे लिए एक रिश्ता पहले से ही देख लिया था। आज शाम को वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं, तो वो अपना हरे रंग का सूट पहनकर तैयार हो जाना। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अब समझती क्यों नहीं हो? मैंने बोल दिया ना, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। माँ, भले ही आप मुझे जहर देकर मार दो, लेकिन मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करूँगी। आशिमा इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद शाम के समय निधि अपने बेटे कुणाल के साथ आशिमा को देखने आती है। आशिमा कुणाल को देखकर ही उस पर लट्टू हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है, जिसके बाद निधि रिश्ता पक्का करके चली जाती है और केत की अपनी बेटी से कहती है, क्या हुआ? तू तो रिश्ते को मना करने वाली थी, फिर क्यों नहीं किया? या जहर क्यों नहीं खाया अभी तक तूने? वो क्या है ना माँ, कि हर माँ का सपना होता है कि अपनी बेटी के घर को बसते हुए देखना। मैंने सोचा कि मेरी बूढ़ी माँ का ये सपना पूरा कर दूं, बस इसलिए हाँ कर दी। और आप हैं कि मुझे ही सुना रही हैं। बस बस, सब समझती हूँ मैं। तुझे कुणाल पसंद था इसलिए हाँ की, लेकिन ये जो मगरमच्छ के झूठे आंसू है ना,
यहाँ बहा दे वो ठीक है, वहाँ मत बहाना, ठीक है ना? केतकी इतना कहकर चली जाती है, जिसके बाद गुजरते दिनों के साथ आशिमा की शादी कुणाल से होती है और आशिमा विदाई के टाइम अपनी माँ के गले लगकर पल्लू में झूठा रोते हुए कहती है, माँ आप मेरे बिना कैसे रहेंगी? दवा टाइम पर ले लेना और मेरी याद आए तो कॉल कर लेना माँ। हे भगवान, अपनी शादी में रोना तो समझ आता है, लेकिन इतना रोना कुछ हजम नहीं हो रहा। खैर, शायद मेरी बहू का अपनी माँ से ज्यादा ही लगाव होगा, मुझे क्या। निधि अपनी बहू और बेटे को लेकर घर आती है, जिसके बाद कुणाल कमरे के अंदर आकर आशिमा से कहता है, देखो आशिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम बहुत पसंद हो मुझे, लेकिन तुम्हारी आंखों में ये आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते, तो आज के बाद प्लीज रोना मत। अब आपको मैं कैसे बताऊं कि मेरे मगरमच्छ के आंसू ही तो मेरा हथियार है, जो आपको और घर में सबको काबू में रखने के काम आएगा। जी, जैसा आप कहें। इतना बोलकर आशिमा कुणाल को अपने गले से लगा लेती है और वो कुछ प्यार के पल साथ में बिताते हैं। अगली सुबह आशिमा की आँख देर से खुलती है और वो अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए नाश्ता नहीं बना पाती, क्योंकि उसे देरी हो गई थी। तभी वहाँ उसकी ननद सीमा को आते देखकर आशिमा मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहती है, अब मैं क्या करूं? पहली रसोई में मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मैं माँ को याद करते करते ही सो गई थी। अब जगी हूँ, मेरी सास तो मुझे आलसी समझकर घर से निकाल देगी। काश कोई होता जो मेरी मदद कर सकता। भाभी कोई बात नहीं, माँ मंदिर गई है, माँ के आने से पहले मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे ननद जी आप, नहीं कोई बात नहीं, रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। ऐसे आपको तकलीफ देना अच्छा थोड़ी लगता है। भाभी हम सब एक परिवार के हैं, आप चिंता मत करिए, आप नहा के आइए, मैं सब बना देती हूँ। आशिमा अपने मगरमच्छ के आंसुओं का फायदा उठाकर सीमा से खाना बनवाकर खुद तैयार होकर आती है और खुद के हाथों का खाना बताकर सबको वही खिलाती है। दिन बीतते हैं और अब वो अपनी सास के आगे भी आए दिन रोना रोया करती थी। ऐसे ही एक बार वो अपनी सास के आगे मगरमच्छ के आंसू रोते हुए कहती है, माँ जी मुझे 5,000 रुपए चाहिए, एक नया लहंगा लेना है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे पति मुझे वो पैसे कभी नहीं देंगे। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं वो खुद लहंगा खरीद सकती। ये बोलकर आशिमा दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और ये सब देखकर निधि उसे पैसे देते हुए कहती है, ये ले बहू 10,000 रुपए, 2 लहंगे ले आ, बस रोना बंद कर दे। माना कि एक कहावत है, जिसका दिल बच्चे जैसा होता है वो बात बात पर रो देता है, लेकिन तेरे आंसुओं की टंकी तो 12 महीने भरी रहती है। निधि ये बोलकर चली जाती है, लेकिन हद तो एक बार तब हो गई थी जब उसे अपनी माँ से मिलने जाना था और वो अपने पति और ननद के आगे रोते हुए कहती है, माँ जी, ननद जी, कुणाल जी, मेरी माँ सीढ़ियों से गिर गई और उनकी हालत बहुत खराब है। मुझे उनसे मिलने जाना है, मुझे 10-15 दिन के लिए मायके जाने दीजिए। देखो आशिमा, मुझे ऑफिस जाना है, मैं तुमको छोड़ने तो चल नहीं सकता, मेरा ऑफिस जाना जरूरी है। कोई बात नहीं बहू, मैं और तू चलते हैं, मैं भी समधन जी के समाचार ले आऊंगी। नहीं माँ जी, आप वहाँ जाकर क्या करोगी? वैसे भी वहाँ जाने पर सब आपकी आओ भगत में लग जाएंगे और कोई मेरी माँ पर ध्यान नहीं देगा। आप लोग मुझे कैब करवा दो और कुछ पैसे दे दो, मैं चले जाऊंगी। आशिमा के मगरमच्छ के आंसू की वजह से सब उसकी बात मान लेते हैं और वो मायके जाकर 10 दिन की जगह महीना रुकती है। आशिमा को वापस बुलाने के लिए जब निधि उसे कॉल करती है तो कॉल केतकी उठाकर बोलती है, अरे समधन जी कैसी है आप, सब कुशल मंगल? कितनी अच्छी है आप केतकी जी, आप सीढ़ियों से गिर गई, फिर भी आपको चिंता मेरी ज्यादा है। किसने बोला आपको मैं सीढ़ियों से गिर गई? बहू ने बताया कि उसे आपकी सेवा करने जाना है और आप सीढ़ियों से गिर गई। बहू बहुत रो रही थी। ये सुनकर केतकी अपनी बेटी का पक्ष ना लेते हुए उसे सब बताती है कि ना तो वो बीमार है और ना ही सीढ़ियों से गिरी थी। ये बात जानकर निधि को गुस्सा आता है और वो अपनी बेटे और बेटी को सब बताती है, जिसके बाद वो तीनों ही अपनी बहू के वापस ससुराल आने पर उसकी बातों और उसके मगरमच्छ के आंसुओं पर यकीन नहीं करते और निधि उसे सुनाते हुए कहती है, बहू इसका मतलब तेरे आंसू झूठे थे और तू बस नकली आंसू बहा रही थी। आज के बाद हम में से कोई तेरी बात पर यकीन नहीं करेगा और तेरी सजा ये भी है कि कुछ दिन तक हमको एक फंक्शन में जाना है जिसमें तू नहीं चलेगी। क्या पता तू वहाँ भी मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाए। पर मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। बस बोल दिया ना बहू,
यही मेरा आखिरी फैसला है। अब से हम तेरे आंसू पर यकीन नहीं करेंगे और तू अब से कहीं नहीं जाएगी। निधि ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब आशिमा अपने घर थी और निधि, सीमा और कुणाल शादी में गए थे, तभी आशिमा अचानक सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके पाँव से खून बहने लगता है। वो बहुत मुश्किल से रेंगते हुए मोबाइल के पास आकर अपने पति को कॉल लगाकर कहती है, कुणाल जी, मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ, बहुत खून बह गया है, प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। आसिमा बहुत हो गया है, बस करो आप, मैं सब समझता हूँ तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू। अपना ये नाटक बंद करो और खाना खाकर सो जाओ। जिसके बाद वो अपनी सास को कॉल लगाती है और रोते हुए कहती है, मम्मी जी, मुझे बहुत चोट लगी है, मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ, प्लीज आ जाइए ना। बस बहू, तेरे ये मगरमच्छ के आंसू अब मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे, 3-4 घंटे में आएंगे। अब रख कॉल। निधि दर्द से 2 घंटे तड़पती है और फिर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जब उसका पति, ननद और सास घर आती है तो उसे बेहोश देखकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और कुणाल, निधि और सीमा के सामने आशिमा का हाथ थामकर कहता है, आशिमा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कई बात पे यकीन नहीं किया। तुम्हें चोट लगी थी, तुम्हारा खून बह रहा था और हम पार्टी में थे। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे, मैं भी तेरे आंसुओं को समझ नहीं पाई। तू दर्द में हमको कॉल कर रही थी और हम अपनी मस्ती में थे। मम्मी जी, इसमें आप लोगों की नहीं, मेरी ही गलती है। मैंने सारी उम्र मगरमच्छ के आंसू बहाए और आज जब सच में मेरे आंसू आए तो आप लोग कहाँ से यकीन करते। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, लेकिन मैं आप सबसे ये वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी भी मगरमच्छ के आंसू मेरी आंखों में नहीं आएंगे। बहू, तुझे ये बात समझ आ गई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है और मेरी बहू के मगरमच्छ के आंसू बंद हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।